हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अधिगम टॉपिक, वो भी जो कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज चली थी ना, उससे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप देखना आपका अब तक जो शिक्षा मनोविज्ञान है आपने कितना तैयार किया है और कितना नहीं। यानी कि अब लगभग 2 महीने हैं आपकी एग्जाम में, रीट के में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ठीक है। अनुभव, अभ्यास तथा परीक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। देखिए जो इसका ये है कि चढ़ना, भागना, फेंकना, ये क्या है? बाल्यावस्था की सहज क्रियाएं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव। ये जो डेफिनेशन दी है नवीन ज्ञान नवीन अनुभव की, ये किस मनोविज्ञान ने दी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। किसने दी है? वुडवर्थ ने। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वुडवर्थ ने क्या बताया है? नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव। और गेट्स और अन्य, देखिए गेट्स और अन्य ने दी है परीक्षण। ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण। जहाँ पर भी आपको अनुभव और प्रशिक्षण मिलते हैं तो वहाँ पे किसकी डेफिनेशन होगी? गेट्स और अन्य की। ठीक है। और क्रे और क्रो की क्या होगी? देखिए जहाँ पे भी आपको आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ, ये तीनों शब्द मिलते हैं वहाँ पे हो गई क्रो एंड क्रो की परिभाषा। किसकी होगी? क्रो एंड क्रो की परिभाषा। देखिए ये तीनों ही जो मनोवैज्ञानिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। गेट्स की परिभाषा जो है कई बार पूछ चुके हैं, वुडवर्थ की भी आ चुकी है, और क्रो एंड क्रो की और स्किनर की। स्किनर ने बोला था उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये किसने बोला था? स्किनर ने बोला था। ठीक है। देखिए आदतों में यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ तो अच्छे से बन नहीं पा रही है। ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया। ये में हमने अभी पढ़ा है। तो ये किसने दी थी? ये वाली डेफिनेशन हमारी है स्किनर की। किसकी है? स्किनर की। और वुडवर्थ की अभी हमने पढ़ी है। वुडवर्थ ने क्या बोला था? वुडवर्थ ने बोला था कि नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। तो ये आपका हो गया। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। देखिए अधिगम क्या होता है? ये स्किनर वाला तो आपका हो गया ना, और वुडवर्थ वाला आपने पढ़ लिया। क्रो एंड क्रो का मैंने बताया कि जहाँ पे भी आपको आदत, ठीक है, आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि, ये तीनों वर्ड मिलते हैं तो ये किसके हैं? क्रो एंड क्रो के। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है अपना ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति क्या है? ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। तो ये किसने कहा था? ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। देखिए यहाँ पे जो भी हमने डेफिनेशन अभी पहले पढ़ी थी ना, जैसे वुडवर्थ की डेफिनेशन थी नवीन ज्ञान नवीन अनुभव अर्जन करने की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। तो जहाँ भी आपको नवीन ज्ञान नवीन अनुभव मिलेगा तो वहाँ पे क्या लगाना है? वुडवर्थ को लगा देना है। और फिर ये जो गेट्स की और अन्य की परिभाषा है, तो देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे कि अनुभव और प्रशिक्षण कहाँ लिया जाता है ना? स्कूल में या फिर किसी संस्था में। तो वहाँ हम कहाँ से आते हैं? गेट से जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अनुभव और प्रशिक्षण लेने गेट से जाते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्रो एंड क्रो का मैंने बताया जहाँ भी आपको आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ
अर्जन शब्द मिलती हैं, ये किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की। और स्किनर की भी अब हम पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने अपने जो डेफिनेशन है उसमें क्या दिया था? एक शब्द दिया है उत्तरोत्तर अनुकूलन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नीचे थॉर्नडाइक की दी हुई है, एक तो जो मनोवैज्ञानिक है उनकी भी है, तो आप ये 4-5 हैं, अच्छे से इन्हें पढ़ लेना। ठीक है, हो सकता है आपको याद भी होगी हो अब तक। चले तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये है सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास व अनुभव के कारण होता है। सही बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अभ्यास और अनुभव के कारण ही क्या होता है? अधिगम होता है। सीखने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है। ये भी सही बात है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। ये भी सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं वाले सब पे गोला कर दीजिए। चलो चलते हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। ये भी सही बात है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। ये भी सही बात है। अधिगम क्या होता है? अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। ये बिल्कुल गलत है। अधिगम क्या है? जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। कैसी प्रक्रिया है? अर्जित प्रक्रिया है। ठीक है, कैसी है? अर्जित प्रक्रिया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि अधिगम जो प्रक्रिया है उसकी सही कड़ी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सबसे पहले प्रेरक आएगा, उसके बाद लक्ष्य, फिर क्या आएगा? समायोजन, और लास्ट में क्या आएगा? हमारा परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहला प्रेरक, फिर लक्ष्य, फिर समायोजन, उसके बाद परिवर्तन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब सबसे जो सही आंसर है उसका इन चारों में से कौन सा हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा यही होगा कि यह एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। क्या है? प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को गोला कर दीजिए। अधिगम समायोजन है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम क्या है? समायोजन है। बी है अधिगम सार्वभौमिक है। ये भी सही बात है। अधिगम क्या है? सार्वभौमिक है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। देखिए, जहाँ भी आपको केवल, हमेशा, मात्र, अगर ये शब्द मिलते हैं तो वो आपका 100% गलत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, है ना। तो यही आपका जो है आंसर है, ऑप्शन सी। अधिगम का ऑप्शन डी, अधिगम का परिमाणा व्यवहार परिवर्तन होता है। सही बात है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? चलो देखते हैं कौन सी सही विशेषता नहीं है। नंबर 1, अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात। अधिगम क्या है? कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। बी है अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम क्या है? उद्देश्यपूर्ण होता है, लक्षित होता है। ठीक है, अधिगम ऑप्शन सी है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित होता है। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अधिगम क्या है? अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पे आधारित होता है। ऑप्शन डी, मूल प्रवृत्तियां एवं प्रतिक्षेपी क्रियाओं की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन। बिल्कुल गलत बात। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? स्वाभाविक होती है। अधिगम क्या होता है? हमारा अर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है सीखने की? देखिए, नंबर 1 है सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। बिल्कुल है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। बिल्कुल करता है।
सीखना केवल औपचारिक है, गलत बात है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम औपचारिक तरीके से सीखते हैं, हम तो औपचारिक तरीके से भी सीखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि जहाँ पे भी केवल, मात्र, हमेशा ये शब्द मिलते हैं वो हमारा क्या है, गलत होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वही भी ऑप्शन सी ही होगा। चौथा पढ़ लेते हैं। सीखना अभिप्रेरणा व अपरिकता पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 1 साल के बच्चे को जोड़ घटाओ गुणा भाग ये सब सिखा देंगे, क्योंकि अभी वो उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है वो सब सीखने के लिए, ठीक है। तो परिपक्वता भी क्या है, ज़रूरी है सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है। नहीं को आपको क्या कर देना है, गोला कर देना है, ठीक है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है, पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और जो पुरानी क्रियाएं होती हैं उनमें क्या होता है, परिमार्जन होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है वो भी सी भी ठीक है। अब चलते हैं नंबर 4। थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते, ठीक है। थकान या परिपक्वता इत्यादि से यदि परिवर्तन होता है तो वो क्या है, अधिगम नहीं है, ठीक है। आप याद रख रहे हैं क्योंकि आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनसे में पूछ लिया जाएगा कि कौन सी विशेषता नहीं है। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है, ये 2023 में पूछा हुआ है, जो आपका भी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था ना 2023 में, जुलाई वाला, उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत को फिर गोला करेंगे क्योंकि इससे हमें पता रहेगा कि इसमें गलत पूछा है या सही पूछा है। देखिए, अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, ये क्या है हमारा, सही है। और पूछा क्या है, गलत पूछा है। परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, गलत, क्योंकि अभी क्या पढ़ रहा है हम पीछे कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में अगर परिवर्तन होता है तो वो अधिगम नहीं होता। नवीन व्यवहारों का अर्जन है, पहले भी पढ़ा है ना। और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है। ये जो पीटीआई एग्जाम हुआ ना 2023, उसमें पूछा है। नहीं को आप गोला कर देंगे। अधिगम उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्धारित होता है, अभी पहले भी पढ़ा है कि अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण होता है, लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम समायोजन में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये अधिगम क्या है, समायोजन में सहायक होता है। अधिगम अस्थानांतरणीय है, तो ये गलत बात है कि अधिगम अस्थानांतरणीय है, क्योंकि ये क्या है, स्थानांतरणीय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। क्रो एंड क्रो के अनुसार मानव अधिगम में अंतर्निहित मानसिक प्रक्रियाएं हैं, तो कौन कौन सी हैं, निर्देशन है, चयन है, सूझ है, यानी कि ये तीनों है, उपयुक्त सभी। तो दी कितनी थी इन्होंने, देखिए, निर्देशन दिया था, व्याख्या दिया थी, चयन, सूझ और संरचना, टोटल कितनी है, 5 है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। देखिए, अस्थायी की तो हम बात ही नहीं करें, तब से हम क्या करते आ रहे हैं कि स्थायी परिवर्तन। तो ये अधिगम नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभ्यस्था। क्या होगा, अभ्यस्था। और अधिगम कैसा होता है, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी। यहाँ क्या पूछा, अस्थायी। तो ये जब अवस्था की व्याख्या दी है, इसे आप पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो रोक के पढ़ लेना एक जगह, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, वह अधिगम जिसके द्वारा शरीर की विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए पर्यावरण के नियंत्रणार्थ मानव शरीर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है या कहलाता है, ठीक है। देखिए, आप इसका राइट आंसर ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मांसपेशियों की, मानव शरीर की। मांसपेशियाँ मानव शरीर किससे संबंधित होते हैं, गामक क्रियाओं से। किससे होते हैं, गामक क्रियाओं से। तो आप ऐसे भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। कहते नहीं है कि क्वेश्चन में ही कभी कभी क्या हमारा आंसर छुपा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है, मतलब कौन से सीखने के सही स्तर हैं। देखिए हम पहले सही वाला ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं सारे बोलूँगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखिए पहला है हमारा, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, तथ्य, फिर सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। तो पहले क्या करेंगे, हम तथ्य लेंगे, उसके बाद सूचना इकट्ठा करेंगे, फिर ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, बोध और प्रज्ञान। ऐसे कोई भी आप तुक्का लगा के, ट्रिक लगा के इसे बस याद कर लेना, ठीक है। ये जो रीट लेवल सेकंड है ना, उसमें आया 2015 में। देखिए ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं, बाकी और प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिगम की प्रक्रिया में सबसे प्राथमिक चरण है। तो सबसे प्राथमिक क्या है, अभिप्रेरणा। क्या है, सबसे प्राथमिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। डेसियल के अनुसार, ठीक है, डेसियल मनोवैज्ञानिक उनके अनुसार अधिगम के कितने सोपान है, 6 सोपान है। पहला क्या है, अभिप्रेरणा और आवश्यकता। सेकंड हमारा लक्ष्य और उद्देश्य। थर्ड है बाधा। 4 है अनुक्रिया। 5 है सबलीकरण या फिर पुनर्बलन। और 6 है सामान्यकरण या एकीकरण, ठीक है। यह आप याद रख लेना, ठीक है। क्या है, पहला अभिप्रेरणा आवश्यकता, दूसरा क्या है लक्ष्य उद्देश्य, तीसरा क्या है बाधा है, और 4 क्या है अनुक्रियाएं, सबलीकरण 5 है, और पुनर्बलन नंबर 6 है सामान्यकरण एकीकरण, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन देखे हैं परिपक्वता से रिलेटेड, ठीक है, कि परिपक्वता से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, आदम सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। किसे कहते हैं, कार्यरत जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। तो ये किसने कहा है, ये गेसेल ने कहा है। अच्छा, गेट्स की जो अधिगम से रिलेटेड परिभाषा है वो क्या है, गेट्स ने क्या बोला था कि अनुभव और प्रशिक्षण। कहाँ जाते हैं हम अनुभव और प्रशिक्षण लेने, गेट्स से जाते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जो ये और परिभाषाएं दी हैं आप इन्हें भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। एक कलाम का टेस्ट है, सीरीज है, तो उन्होंने जो भी वहाँ पे टीचर हैं अच्छी ही परिभाषा इन्होंने डाली हुई है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि परिपक्वता द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो अधिगम नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ए। क्या होगा, ए होगा, ठीक है। देखिए आप याद रखना कि ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक ऑप्शन में आपको परिपक्वता भी दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इन सभी से क्या अधिगम होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि परिपक्वता द्वारा जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नवत तक ही सीमित रह जाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। तो कौन सी प्रक्रिया नहीं है, नहीं को गोला करेंगे, प्रतिबिंब, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। तो देखिए इसमें परिपक्वता नहीं है। क्या नहीं है, परिपक्वता नहीं है। तो यही आपका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्न में कौन सी विशेषता परिपक्वता में अधिगम से अलग करती है, ठीक है। क्या करती है, परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो पहला देखते हैं, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो गलत बात है। क्या है ये, देखिए परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम क्या है, एक अर्जित प्रक्रिया। यहाँ पे पूछा क्या गया, परिपक्वता को अधिगम से अलग। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। क्या होगा, ए ही, क्योंकि अभ्यास पर निर्भर क्या होता है, अधिगम होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, देखिए अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक।
या फिर ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी, समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। ठीक, अधिगम व्यवहारात्मक परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, देखिए यहाँ हम अंतर कर लेते हैं परिपक्वता और अधिगम में। परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, और अधिगम क्या है, अर्जित प्रक्रिया है। परिपक्वता सहज जातिगत प्रक्रिया है, जैसे मनुष्य जाति पशु पक्षी। ठीक है, कैसी, एक तो सहज जातिगत प्रक्रिया है, और अधिगम क्या है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। को 3 देखते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है, और अधिगम क्या है हमारा, अभ्यास व अनुभव पर निर्भर करता है। परिपक्वता शारीरिक प्रक्रिया है, और अधिगम क्या है, मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करती, लेकिन अधिगम क्या है हमारा, सीखने पर निर्भर करता है। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व नहीं है, लेकिन अधिगम में अभ्यास का एक महत्वपूर्ण घटक है। परिपक्वता प्रेरक पर निर्भर नहीं करती, अधिगम आवश्यकता अभिप्रेरणा लक्ष्य अधिगम से महत्वपूर्ण सोपान है। पूर्णबल का स्थान नहीं होता किसमें, परिपक्वता में, लेकिन अधिगम में क्या है, पूर्णबल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, देखिए परिपक्वता क्या है, जीवन पर्यंत नहीं चलती, लेकिन हमारा जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलता है। तो अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और परिपक्वता एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, हमें क्या बताना है, व्यक्तिगत कारक बताना है। देखिए संचार के साधन, संचार के साधन से व्यक्ति को कोई भी मतलब व्यक्तिगत तरीके से वो प्रभावित नहीं कर सकती, ना अध्यापक कर सकता हो, और समन्वय समूह जो ऑप्शन बी है वो भी नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से जो कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाला वो कौन सा है, परिपक्वता और आयु। कौन सा है, परिपक्वता और आयु। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। किस श्रेणी से संबंधित है, देखिए सबसे पहले है जो पहला ऑप्शन है वो है क्रियात्मक कारक। क्या है, क्रियात्मक कारक, तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो दूसरा है बी है मनोवैज्ञानिक कारक। देखिए यहाँ पे स्कूल की स्थापना की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक कारण, क्योंकि स्कूल क्या है, सामाजिक कारकों में आता है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 29। ठीक है, 29 में देखते हैं, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था ना जुलाई 2023, उसमें आया हुआ है। ठीक है, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, तो अब बताइए कौन से हैं। नंबर 1 है अधिगम की प्रकृति, नंबर 2 है अभिप्रेरणा का अभाव, नंबर 3 है विन्यास का प्रभाव, और नंबर 4 अभ्यास। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही होंगे। तो क्या होंगे, चारों ही बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ पे जो व्याख्या दी हुई है आप वीडियो रोक के उस व्याख्या को पढ़ लेना। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए असुमेलित छांटिए, हमें असुमेलित छांटना है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। स्वास्थ्य व्यक्तिगत कारक है, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय का परिवेश, ऑप्शन जो बी है इसका है सामाजिक कारण। मैंने अभी बताया था ना, विद्यालय क्या है हमारा, सामाजिक कारक है ना। थर्ड है अध्यापक की विषय पर पकड़, व्यक्तिगत कारक। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। और 4 है हमारा रुचि एवं अभिवृत्ति, मनोवैज्ञानिक कारण। सही बात है, रुचि अभिवृत्ति ये क्या है, सब हमारे मनोवैज्ञानिक कारण है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्न में कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारण है। अच्छा, कौन सा कारण है जो कक्षा को मतलब कक्षा में बच्चे सीख रहे होते हैं उसको प्रभावित करता है। स्वास्थ्य, उम्र, जेंडर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, परिपक्वता का स्तर, ये भी सही बात है। और नंबर 3 है अभिप्रेरणात्मक एवं स्वेगात्मक अवस्था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी कि ये नहीं है। ठीक है, विषय वस्तु को अर्थपूर्णता, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट
34 पर सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए जहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत आए तो ये किसका है, पावलोव का। और किस पर किया था इन्होंने अपना ये प्रयोग, कुत्ते पर। अच्छा, मुझे बताइए थॉर्नडाइक का कौन सा है और कोहलबर्ग का, दोनों मुझे कमेंट करके बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 35, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। किसके साथ द्वारा समझाता है, साचार्य, ठीक है। अंतर्दृष्टि से कौन रिलेटेड है, कोहलबर्ग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, मतलब व्याख्या जो दी हुई है, आप उसे पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है। यूसीएस क्या है, भोजन है। क्या है, यूसीएस भोजन है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है, सीटेट में पूछा गया है और जो रीट लेवल 1 है 2011 में, वहाँ पे भी पूछा गया है। चलो पढ़ते हैं। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? किस सिद्धांत का है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और किसने दिया था ये? पावलोव ने दिया था। किस पर यूज किया था उन्होंने? कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर किया था प्रयोग? कुत्ते पर किया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्टली आपको कहीं देखने को मिलते नहीं हैं, है ना। क्या होता है कि यहाँ पे आज राजू है, कल कुछ और नाम मिलेगा, इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। राजेश क्या है, बीमार है, 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उससे भाग के लंबे सवालों को हल करना नहीं आया, यानी कि जो भी वहाँ पर टीचर ने पढ़ाया होगा लंबे लंबे क्वेश्चन, तो उसको वो सोल्व करने नहीं आए। कई बार के निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। खूब उसने ट्राई किया क्वेश्चन करने का, लेकिन वो क्या है, असफल रहा। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। क्या हो जाता है? चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक स्वेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। क्या है? असफलता और भागंसा, ठीक है। क्या है? असफलता और भागंसा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 39। क्वेश्चन नंबर 39, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते ने केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार जो है टपकती है। क्या है? लार टपकती है। किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षण के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस प्रवृत्ति को कहा जाता है अनुकूलित उत्तेजना। क्या कहा जाता है? अनुकूलित उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ राजू और खरगोश के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है, किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। अच्छा, आप मुझे बताएंगे जो ऑप्शन ए है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ये किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। अधिकांश अतार्किक भय, है ना, फोबिया कहते हैं जिसे, के पीछे कारण होता है। किसका कारण होता है? प्राचीन अनुबंधन का। किस चीज़ का होता है? प्राचीन अनुबंधन का। क्वेश्चन नंबर 43, शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? देखिए, अनुबंधित एवं अनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल, ये भी है। ऑप्शन बी है अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार व तीव्रता, ये भी है। ऑप्शन सी है अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार, बिल्कुल है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि चारों ही हैं, ठीक है। क्या है? ये चारों ही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सहकालिक अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे क्या कहलाता है? अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहलाती है? क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45, अनुबंधित एवं अनुबंधित उद्दीपकों के मध्य अंतराल से यह स्पष्ट कीजिए कि अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की सबसे प्रभावी विधि है विलंबित अनुबंधन। कौन सी है? विलंबित अनुबंधन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, अनुबंधन की प्रक्रिया है उद्दीपकों की प्रकृति का अनुबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में सत्य कथन। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ए ही होगा।
विमुखी उद्दीपक द्वारा अनुबंध तीव्र गति से होता है। कैसे होता है? तीव्र गति से। किसमें? विमुखिक उद्दीपक में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है। देखिए, आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, निम्न में से अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, तो कौन सा नहीं है मुख्य नियम? देखिए, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, और 5 इन्होंने गौण नियम दिए थे, और जो गौण नियम है उनमें है ये मनोवर्ती का नियम। ठीक है, क्या है ये? गौण नियम है, मनोवर्ती का नियम। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो नहीं होगा। ठीक है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है इसने किस पर किया था? ये मतलब प्रयोग बिल्ली पर किया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, ये हैं थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और इधर हैं गौण नियम। चलो मुख्य नियम पढ़ लेते हैं। तत्परता का नियम। ठीक है, मुख्य नियम क्या है? तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, और तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम। तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 नियम मुख्य नियम है। और गौण में बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम, और 5वां है हमारा सहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 48। अधिगम में उपयोग अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये बोनस रहा था, क्योंकि इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं था, इसलिए इस पर जो है बोनस अंक मिले थे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए, इसमें राइट ऑप्शन पूछे हैं, 4 ऑप्शन एक ही स्टेटमेंट है, बस इसमें थोड़ा बहुत उल्टा सीधा कर दिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? आप उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। और देखिए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? तो कौन सा ऐसा नियम है जिसे आप नहीं अपनाएंगे यदि बच्चे को आप कुछ सिखा रहे हैं? पहला है आंशिक क्रिया का नियम, बिल्कुल अपनाएंगे। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम हमने अभी पढ़ा है ना, ये क्या है? मुख्य नियम नहीं है, गौण नियम है थॉर्नडाइक का। तत्परता का नियम, ये भी अपनाएंगे, और ये कैसा है? मुख्य नियम है थॉर्नडाइक का। अभ्यास का नियम, ये भी क्या है? मुख्य नियम है। प्रलोभन का नियम, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी ना है बच्चे को हम प्रलोभन देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।